किसी नदी में एक जलपरी और एक नागिन साथ रहती थीं। उन दोनों की एक एक बेटियां थीं। वो दोनों अपनी बेटियों को शहर के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ा रही थीं। उनकी दोनों बेटियां रोज अपना रूप बदलकर स्कूल में पढ़ने जाया करती थीं। फिर एक दिन जब वो दोनों स्कूल से घर लौट रही थी, तभी रास्ते में सपना नाम की एक लड़की उन्हें पेड़ के ऊपर रस्सी बांधते हुए दिखाई देती है। अरे वो देखो, एक लड़की पेड़ की डाली पर रस्सी बांध रही है। मुझे तो लगता है वो आत्महत्या करना चाहती है। हाँ, तो सही कहती है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। चलकर उस लड़की को बचाते हैं, वरना वो अपनी जान दे देगी। उसके बाद वो दोनों सपना के पास पहुंचकर उसे रोक लेती हैं। अरे, आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो तुम इस तरह आत्महत्या कर रही हो? देखो, आत्महत्या करना बुरी बात है। हमारे जीवन में चाहे जितनी भी परेशानी आ जाए, हमें कभी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। बताओ हमें, आखिर तुम किस परेशानी की वजह से आत्महत्या कर रही थी? मेरे जीवन में सिर्फ परेशानियों के अलावा और कुछ नहीं है। अभी कुछ ही दिनों पहले मेरे माता पिता की मौत हो गई। उनकी मौत के बाद मेरे किसी रिश्तेदार ने मेरा साथ नहीं दिया। यहाँ तक कि मेरे मकान मालिक ने भी मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं लोगों के यहाँ काम मांगने के लिए दर दर भटकती रही, लेकिन मुझे किसी ने काम नहीं दिया। पिछले 3 दिनों से मैं भूखी हूँ, अनाज का एक दाना तक नहीं खाया। मैं इस तरह की जिंदगी नहीं जीना चाहती, इसलिए मैं यहाँ आत्महत्या करने चली आई, ताकि मुझे इस दुख भरे जीवन से छुटकारा मिल जाए। सपना की बातें सुनकर दोनों को बहुत दुख होता है। उसके बाद वो दोनों उसे नदी में बने अपने घर में ले जाती हैं। फिर वो दोनों जलपरी और नागिन को सारी बात बता देती हैं। तुम दोनों ने इस दुखी लड़की को यहाँ लाकर बहुत अच्छा किया। हमें हमेशा मुसीबत में दूसरों की मदद करनी चाहिए। चलो, कुछ दिनों के लिए इस लड़की को अपना जादुई लहंगा दे देते हैं, इससे इसकी गरीबी दूर हो जाएगी। फिर वो दोनों सपना को अपना जादुई लहंगा दे देती हैं। ये हमारा जादुई लहंगा है, इसे तुम 1 हफ्ते के लिए अपने पास रखो। ये तुम्हारी सारी गरीबी दूर कर देगा। और हाँ, ठीक 1 हफ्ते बाद ये लहंगा हमें लाकर दे देना। उसके बाद सपना उन सभी का शुक्रिया अदा कर उस जादुई लहंगे को लेकर अपने गांव चली जाती है। सपना, तुम मेरी मालकिन हो। कहो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं अपने लिए एक घर बनाना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे ढेर सारे पैसे चाहिए। ठीक है, मैं अभी पैसों का इंतजाम करता हूँ। उसके बाद जादुई लहंगा हवा में उड़ता हुआ एक पेड़ के ऊपर पहुँच जाता है और उस पेड़ पर लगे ढेर सारे फलों को तोड़कर सपना के सामने रख देता है। फिर जादुई लहंगा अपनी शक्ति से उन सारे फल को सोने के रूप में बदल देता है। ये देख सपना बहुत खुश होती है। उसके बाद वो सारे फल बेचकर सपना ढेर सारे पैसे इकट्ठा कर लेती है। फिर सपना एक बहुत ही सुंदर मकान खरीद लेती है। दूसरी तरफ वो जादुई लहंगा सपना को ढेर सारे सुंदर कपड़े भी दे देता है। साथ ही वो सपना को उसके मनपसंद का खाना भी देना शुरू कर देता है। इस तरह सपना की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। दूसरी तरफ सपना को ठाट बाट से रहते हुए देख गांव के लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है। लेकिन सपना के पास सारी सुख सुविधा आने के साथ साथ उसके अंदर घमंड भी आ जाता है और वो लोगों से बदतमीजी से पेश आने लगती है। दूसरी तरफ 1 हफ्ता पूरा हो जाता है, लेकिन सपना नागिन और जलपरी को उनका जादुई लहंगा वापस नहीं करती। अब ये जादुई लहंगा मैं हमेशा अपने पास रखूंगी। फिर एक दिन सपना के घर पर कुछ गरीब लड़कियां खाना मांगने आती हैं। दीदी, हमने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। हमारे माता पिता नहीं हैं, हम सभी अनाथ हैं। दया करके हमें कुछ खाने को दे दो। अरे ये क्या? सुबह सुबह इन भिखारियों का मुंह देखकर मेरा सारा मूड खराब हो गया। तुम सब भागो यहाँ से और दोबारा मेरे घर पर मत आना। ऐसा मत करो दीदी, गांव में हमें किसी ने खाना नहीं दिया। आप तो बहुत अमीर लग रही हो। अगर आपके घर में कल रात की कुछ बासी रोटियां भी होंगी तो हमें दे दो, हम उन्हें ही खाकर अपना पेट भर लेंगे। मैं बासी खाना अपने घर में नहीं रखती। जो खाना बचता है मैं उसे कचरे के ढेर में फेंक देती हूँ। जाओ, सामने पड़े कचरे के ढेर से खाना निकाल कर खा लो।
सपना का ये बर्ताव देख उन सभी लड़कियों को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो सभी लड़कियां बहुत भूखी थीं, इसलिए वो कचरे के ढेर से खाना निकालकर खाने लगती हैं। हाँ, तुम सब इसी लायक हो। मैं रोज यहाँ कचरे के ढेर में खाना फेंकती हूँ, तुम सब यहाँ आकर खाना खा लिया करो। लेकिन तभी वहाँ जलपरी और नागिन आ जाती हैं। सपना के इस दुष्ट बर्ताव को देख उन दोनों को बहुत गुस्सा आता है। क्यों रे घमंडी लड़की, बुरे वक्त में हमने तेरी मदद की और तू अमीर बनने के बाद इन गरीब लड़कियों के साथ ऐसा बर्ताव कर रही है। सच में तू किसी की दया के काबिल नहीं है। हाँ, 1 हफ्ता पूरा होने के बाद भी इसने हमारा जादुई लहंगा वापस नहीं किया। इसे तो अच्छी तरह सबक सिखाना चाहिए। उसके बाद दोनों मिलकर 2 बार तालियां बजाती हैं और घर के अंदर मौजूद जादुई लहंगा हवा में उड़ता हुआ उनके पास आ जाता है। फिर नागिन के कहने पर जादुई लहंगा सपना के ऊपर ढेर सारे सड़े हुए फल बरसाने लगता है। उन फलों में लगे कीड़े सपना के शरीर से चिपक जाते हैं और उसके शरीर को नोच नोच कर खाने लगते हैं। अरे मर गई रे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे कोई बचाओ मुझे, मैं तुम दोनों के हाथ जोड़ती हूँ, मुझे इन कीड़ों से बचा लो, वरना ये मुझे मारकर खा जाएंगे। देखते ही देखते वो कीड़े सपना के शरीर को नोचकर उसे पूरी तरह बदसूरत बना देते हैं। दूसरी तरफ जादुई लहंगा अपनी शक्ति से सपना का सुंदर घर गायब कर देता है। इस तरह सपना पूरी तरह कंगाल और बदसूरत हो जाती है। उसके बाद नागिन और जलपरी दोनों अपना जादुई लहंगा वहां मौजूद गरीब लड़कियों को दे देती हैं। फिर 1 हफ्ता पूरा होने के बाद वो सभी लड़कियां बहुत अमीर बन जाती हैं और ईमानदारी के साथ वो जादुई लहंगा नागिन और जलपरी को वापस कर देती हैं। दूसरी तरफ गरीब बनने के बाद सपना की अकल ठिकाने आ जाती है, लेकिन उसके पास दर दर की ठोकरें खाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। फिर एक दिन अपनी जिंदगी से तंग आकर वो आत्महत्या कर लेती है। एक बार की बात है, किसी गांव में नीलम नाम की एक लड़की रहती थी। नीलम खाना बनाने का ऑर्डर लेती थी। नीलम के हाथों का बनाया हुआ खाना बहुत ही स्वादिष्ट होता था। जब भी गांव में लोगों के यहाँ शादी या किसी प्रकार की पार्टी होती, तो वो सभी नीलम को अपने यहाँ खाना बनाने के लिए बुलाते थे। फिर एक दिन, नीलम, कल मेरी बेटी की शादी है। मैं चाहती हूँ कि तुम बारातियों के लिए बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाकर तैयार करो। आप फिक्र मत करिए, मैं ऐसा खाना बनाऊंगी कि सारे बाराती उंगलियां चाटते रह जाएंगे। उसके बाद शोभा नीलम को एडवांस पैसे देकर वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन नीलम सारी तैयारी करके शोभा के घर खाना बनाने पहुंच जाती है। फिर कई घंटों की मेहनत के बाद नीलम सारा खाना बनाकर तैयार कर देती है। खाना तो मैंने तैयार कर लिया। अब थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। उसके बाद नीलम एक पंखे के सामने बैठकर सुस्ताने लगती है, लेकिन दूसरी तरफ कावेरी वहां आ जाती है। कावेरी चुपके से नीलम के बनाए हुए खाने में लाल रंग का घोल मिला देती है। अब ये खाना खाते ही सभी लोगों के होश उड़ जाएंगे। थोड़ी देर के बाद बाराती खाना खाना शुरू कर देते हैं। अरे ये कैसा बेकार खाना है, इसमें तो जरा भी स्वाद नहीं है। मेरे मुंह का पूरा स्वाद बिगड़ गया। हाँ बहन, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये खाना तो बहुत ही बेकार है। ऐसा लगता है ये खाना इंसानों के लिए नहीं बल्कि जानवरों के लिए तैयार किया गया है। इस तरह वहां मौजूद सभी बाराती खाने की बुराई करते हुए प्लेट फेंक देते हैं। नीलम, ये तूने कैसा खाना बनाया है? सभी बाराती खाने की बुराई कर रहे हैं। आंटी जी, मैंने तो खाना पूरी मेहनत से बनाया है। मेरे खाने में कभी कोई खराबी नहीं निकलती। पता नहीं लोगों को खाना पसंद क्यों नहीं आ रहा। तभी शोभा थोड़ा सा खाना चख कर देखती है। अरे, लोग बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये खाना तो बहुत ही बेकार है। ऐसा बकवास खाना मैंने आज तक नहीं खाया। दूसरी तरफ सभी बाराती शोभा को भला बुरा कहने लगते हैं और नाराज होकर शादी रुकवा देते हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं?
इस नीलम की बच्ची की वजह से मेरी बेटी की शादी रुक गई। तभी वहाँ कावेरी आ जाती है। शोभा आंटी, अगर आप मुझे मौका दो तो मैं इन बारातियों के लिए ढेर सारा स्वादिष्ट खाना तैयार कर सकती हूँ। ये सुनकर शोभा खुश हो जाती है। हाँ हाँ बेटी, अब तू ही मेरी नाक बचा सकती है। चल जल्दी से खाना बनाना शुरू कर दे। उसके बाद कावेरी खाना बनाकर तैयार कर देती है। फिर सभी बाराती पेट भर खाना खा लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कावेरी के भड़काने में आकर सभी गांव वाले बेचारी नीलम की खूब पिटाई करते हैं। उसके बाद वो सभी लोग उसे पास के जंगल में ले जाते हैं और एक बड़े से पेड़ के साथ बांध देते हैं। इस जंगल में रहने वाले जंगली जानवर इसे नोच नोच कर खा जाएंगे। यही इस दुष्ट लड़की की सजा है। चलो यहाँ से। उसके बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। हे भगवान, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? बिना गलती किए मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। लेकिन करीब आधी रात को वहाँ एक तेज रोशनी होती है और जिस पेड़ के साथ नीलम बंधी हुई थी वो पेड़ सोने के पेड़ में बदल जाता है। ये देख नीलम की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे, ये कैसा चमत्कार है? ये पेड़ तो सोने का बन गया। हाँ बेटी, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। आधी रात के बाद मैं सोने का पेड़ बन जाता हूँ। फिर जादुई पेड़ नीलम की रस्सियां गायब करके उसे आजाद कर देता है। उसके बाद नीलम रोते हुए जादुई पेड़ को अपनी आप बीती बता देती है। नीलम की बातें सुनकर जादुई पेड़ उसके सामने एक चांदी का सुंदर लहंगा प्रकट कर देता है। बेटी, तुम इस लहंगे को पहन लो। ये तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर देगा। उसके बाद जादुई पेड़ का शुक्रिया अदा कर नीलम उस चांदी के लहंगे को लेकर अपने घर चली जाती है। अगले दिन जब नीलम चांदी के लहंगे को पहनती है तो लहंगा नीलम को हवा में उड़ाकर कावेरी के घर ले जाता है। अरे, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? कावेरी ने ही चालबाजी करके तुम्हें गांव वालों से मार खिलवाई थी, इसीलिए मैं उसे सबक सिखाने आया हूँ। उसके बाद जादुई लहंगा चांदी की रस्सी फेंककर कावेरी को जकड़ लेता है और उसे घसीटते हुए गांव के चौराहे पर ले जाता है। देखते ही देखते वहाँ सभी गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। फिर जादुई लहंगा कावेरी के ऊपर गर्म तेल की बारिश कर देता है। हाय, मर गई रे, मेरा शरीर जल गया। अरे कोई बचाओ मुझे। फिर जादुई लहंगे के धमकाने पर कावेरी गांव वालों को सारी सच्चाई बता देती है कि नीलम को परेशान करने के लिए उसने क्या क्या चाल चली थी। इस दुष्ट लड़की की वजह से बेचारे नीलम पर हमने बहुत अत्याचार किया है। चलो इसे सबक सिखाते हैं। उसके बाद सभी गांव वाले मिलकर कावेरी की खूब पिटाई करते हैं और हमेशा के लिए उसे गांव से भगा देते हैं। उस दिन के बाद से नीलम के जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती और वो हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती है।